Hello everyone, welcome back to my YouTube channel द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम एक नए थिंकर जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2004 से लेकर के 2023 तक के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका एक हम व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। और इसके पहले हमने महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे जो थिंकर्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के सेक्शन में, उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उनके बारे में हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक आम क्या समझ होनी चाहिए, उनका क्या रिलेवेंस है, आज़ाद भारत में उनकी क्या उपयोगिता है और उन्होंने क्या ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उनको एक तरह से आप कह सकें कि सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, या फिर जो उनका चिंतन है वो दर्शन है उसने किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जयप्रकाश नारायण एक गांधीवादी विचारक हैं। ही इज़ अ गांधीयन थिंकर। ओके, वो एक गांधीवादी विचारक हैं और वो गांधीवादी मूल्यों में यकीन रखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो एक गांधीयन थिंकर हैं। और गांधीयन थिंकर है तो इसका मतलब है कि गांधी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें वो यकीन रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे सर्वो सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है, सर्वोदय का, तो सिमिलरली जैसे कि गांधी सर्वोदय के आइडिया में यकीन रखते हैं, ठीक इसी तरह जयप्रकाश नारायण भी जो है सर्वोदय के आइडिया में, सर्वोदय के विचार में यकीन रखते हैं। ही इज ए सर्वोदयी पॉलिटिकल थिंकर, वो एक सर्वोदयी राजनीतिक विचारक हैं। और आप देखें गांधी के ठीक इसी तरह गांधी के राजनीतिक चिंतन में आप देखते हैं कि गांव का एक बहुत जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गांव को पॉलिटिकल सिस्टम के एक यूनिट के तौर पे जो है गांधी बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक इसी तरह जयप्रकाश नारायण भी एक गांधीवादी विचारक होने के कारण गांधी से चूंकि ये प्रभावित थे और इन्होंने जो है पंचायतों के रीऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रामीण व्यवस्था है, पूरी जो ग्राम समाज है उसको रीऑर्गेनाइज करने की वो बात करते हैं, उसको राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई बनाने की वो अपील करते हैं। और इसके अलावा देखिए कि आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा रोल है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कि उन्होंने अपने आंदोलन, जिसको टोटल रिवॉल्यूशन या संपूर्ण क्रांति कहते हैं, उसके माध्यम से इंदिरा गांधी की जो तानाशाही सरकार थी उसको उखाड़ करके फेंक दिया। आप देखें इंदिरा गांधी ने क्या है कि इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया था 1975 में, और उनके ऊपर काफ़ी करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। इवन जो उनका इलेक्शन था उसको भी इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने अवैध, नल एंड वाइड घोषित कर दिया था। तो इस वजह से फिर हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है भारतीय राजनीति को जो है रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक मास मूवमेंट को लॉन्च करते हैं जिसका नाम है टोटल रिवॉल्यूशन। और उसके ज़रिए से फिर हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसको वो एक तरह से रिप्लेस कर देते हैं, अपदस्थ कर देते हैं। और उनके जहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि सेंटर में 1977 में आप देखते हैं कि एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके जो जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्री मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक जो हेजीमनी थी कांग्रेस की, उस हेजीमनी को जो है जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन नाम का जो मूवमेंट था उसके माध्यम से जो है उनको तोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपको कुछ, यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड व्हेन यू स्टडी जयप्रकाश नारायण। जब भी आप जयप्रकाश नारायण को पढ़ें तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखने की आवश्यकता है। आइए अब क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, ये जो पहला क्वेश्चन है जिसे जून 2006 में पूछा गया है, हालांकि देखिए ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है,
जहाँ पे आपको देखिए 4 पेयर्स दिए गए हैं ए बी सी डी, और इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। हालांकि इसमें देखिए जो जयप्रकाश नारायण का यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, जेपी नारायण का, तो यहाँ पे क्या कि वो विलेज को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, गांव के पुनर्गठन का जो विचार है इसका जयप्रकाश नारायण का। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको बी आर अम्बेडकर ने नहीं बल्कि अरविंदो घोष ने दिया है। राइट, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इंफेसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली जो है जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है इसमें कि भूदान मूवमेंट वाज इन इंडिया वाज लॉन्च्ड, भारत में भूदान आंदोलन का समारंभ किसने किया था? वैसे आप देखें, ये जो भूदान मूवमेंट है, जो भूदान आंदोलन है, इसमें क्या है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, खासतौर पे जो गांधी के फॉलोअर्स हैं, आचार्य विनोबा भावे की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, ये धनी लोगों से, जो रिच तबका है, उससे वो अपील कर रहे हैं कि आप जो है वॉलंटरी कुछ अपनी ज़मीन को जो है ऐसे लोगों को दान कर दें जो गरीब है, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, ताकि वो कृषि कर सकें। और इस मूवमेंट को 1951 में आज विनोबा भावे ने जो है, आचार्य विनोबा भावे ने लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था? पोचमपल्ली से। ये कहाँ पे है प्लेस? तेलंगाना में। और जयप्रकाश नारायण भी जो है इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। आप ने अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि 1952 में 1952 में, पहले आप समझे, 1952 में वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को बनाते हैं। ठीक है ना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वो बनाते हैं। और एक पीरियड के टाइम पे, लगभग 2 साल के बाद में, क्या है कि एक तरह से राजनीति से उनका मोह भंग हो जाता है और वो सक्रिय राजनीति से जो है वो संन्यास ले लेते हैं और अपना पूरा जीवन वो 1954 में जो है भूदान मूवमेंट को जो है वो एक तरह से डिवोट कर देते हैं, उसको समर्पित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2007 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या आपको करना है, लिखा है आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। यहाँ पे देखिए कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि आप देखिए 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसमें जो है इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, मतलब इंदिरा गांधी चूंकि पार्लियामेंट की मेंबर थी, और उनके इलेक्शन को जो है इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, नल एंड वाइड अनाउंस कर दिया था। क्यों कर दिया था? हुआ कुछ यूं कि जिस सीट से इंदिरा गांधी जो है नियुक्त हुई थी, मतलब इलेक्ट हुई थी एक सांसद के तौर पे, उसी सीट पर जो उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जो है एक फ्रीडम फाइटर हैं, और ये जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ वो जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इस इलेक्शन में राजनारायण की हार हो जाती है और राजनारायण जो है हाई कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इलेक्शन में जो है अवैध तरीके से मैल प्रैक्टिस की है उन्होंने, और अवैध तरीके से जो है उन्होंने इस इलेक्शन को जीता है। और कोर्ट इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और फाइनली उनके ऊपर में जो आरोप सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने अवैध तरीके से, इमोरल तरीके से जो है इस इलेक्शन को जीता है। और 12 जून को 1975 को हाई कोर्ट के जज जगन मोहन लाल सिन्हा जो है वो इनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर देते हैं और उनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगा देते हैं। कितने साल का? 6 ईयर का जो है उनके ऊपर बैन इम्पोज कर देते हैं कि अगले 6 साल तक ना ही वो कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, किसी इलेक्शन में भाग ले सकती हैं, और ना ही किसी पब्लिक पोस्ट को, सार्वजनिक पद को जो है वो धारण कर सकती हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इसका नतीजा ये हुआ कि 1975 में जो है उन्होंने 12 जून को, ये आप देखिए कि 12 जून को ये वर्डिक्ट आया और 25 जून को जो है इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया। और दूसरी सीट की आप बात करें,
दूसरे क्वेश्चन की हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, आज़ादी के बाद कांग्रेस के विभाजन की हम बात करें तो 1969 में हम देखते हैं, 1969 में कांग्रेस के अंदर जो है डोमिनेशन को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के जो है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उसमें एक तरह से होड़ मच जाती है। एक तरफ इंदिरा गांधी होती है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जो सीनियर लीडर होते हैं, इनके बीच में लड़ाई होती है। मतलब लड़ाई ऐसा नहीं कि जो है फिजिकल लड़ाई, अपने वर्चस्व को लेकर के कैसे कौन पार्टी को कंट्रोल करेगा। और आप देखते हैं कि 1979 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ी करती है, नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ी करती है एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन क्या है कि इंदिरा गांधी जो है उनके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को जो है सपोर्ट कर देती है, वीवी गिरी। एक्चुअली वीवी गिरी उस वक्त जो है देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इससे क्या है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे जिन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी का नाम सजेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट जो है पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जो है जाकर के उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को सपोर्ट किया और कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। और इस इलेक्शन में जो है जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे उन्होंने विप को जारी किया था कि आप जो है नीलम संजीवा रेड्डी को वोट देंगे। लेकिन क्या है कि कांग्रेस में, चूंकि इंदिरा गांधी भी एक प्रभावशाली नेता थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको ये चाहिए, खासतौर पे कांग्रेस के जो एमपी एमएलए हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, वो अपने अंतःकरण को, अपने सोल को जो है, अपने वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और जो है अपना वोट दें। और फाइनली इसमें क्या होता है कि वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति के पोस्ट पे इलेक्ट हो जाते हैं और जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल जो कैंडिडेट था वो इस इलेक्शन में हार जाता है। तो इससे क्या है कि इंदिरा गांधी के ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि उन्होंने पार्टी में जो है अनुशासन को, डिसिप्लिन को तोड़ा है और इस वजह से उनको जो है 1969 में जो है कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी जो है दो भागों में टूट जाती है। एक तरफ होती है कांग्रेस आर, इसको लीड करती है इंदिरा गांधी। एक तरफ होती है कांग्रेस ओल्ड, कांग्रेस ओ इसको बोलते हैं। बाकी इसको एक और नाम से जानते हैं कि सिंडिकेट भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें वो लोग हैं जो पार्टी के जो ग्रैंड ओल्ड मेंबर्स हैं वो हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई के कारण 1969 में जो है जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, वो दो भागों में बढ़ जाती है। और गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है, गरीबी हटाओ की हम बात करें तो इस स्लोगन को 1971 में लोकसभा के चुनाव में जो है इंदिरा गांधी ने प्रयोग किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये जो स्लोगन था इसको इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में, चुनावी प्रचार के दौरान 1971 में। और इसके अलावा फिर देखें केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का बनना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर में जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी उसमें सबसे बड़ा जो रोल था किसका था, जेपी के मूवमेंट का, जिसका नाम था टोटल रिवॉल्यूशन। इसी जो जेपी टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट को जब वो लॉन्च करते हैं तो इससे क्या कि कांग्रेस विरोधी जो जितनी भी पार्टियां होती हैं जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट होती हैं, इमरजेंसी के अगेंस्ट होती हैं, वो एक संयुक्त मोर्चा बना करके जो है इलेक्शन को लड़ती हैं जनता पार्टी के नाम से। और फाइनली हम देखते हैं कि 1979 में जनता पार्टी की सरकार बनती है सेंटर में। हालांकि ये सरकार स्टेबल नहीं होती है 1979 में, मतलब 77 से 1979 में ये जो है सरकार कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले पार्टी स्प्लिट हो रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कैंपेन, तो सेकेंड एंड थर्ड आप देखें कहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड की अगर बात करें ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2007 में पूछा गया है। यहाँ पे कुछ दो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में, ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसको आपको मैच करना है।
तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टोटल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड है? जयप्रकाश नारायण से। 5 जून को 1974 में बिहार में, पटना, उसमें जो है एक मैदान है, रामलीला मैदान। रामलीला मैदान, इसी मैदान से जो है जयप्रकाश नारायण जो है टोटल रिवॉल्यूशन या संपूर्ण क्रांति नाम का जो उनका आंदोलन था, उसको वो जो लॉन्च करते हैं। और अगर हम बात करें गेट कीपर्स की बात करें अगर, तो गेट कीपर का जो कॉन्सेप्ट है वो डेविड ईस्टन से रिलेटेड है। डेविड ईस्टन की जो सिस्टम थ्योरी है, इसी सिस्टम थ्योरी से जो है कॉन्सेप्ट बिलोंग करता है गेट कीपर्स का। और गेट कीपर्स का काम कौन करते हैं? बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, शॉर्ट में मैं पीजी लिख दे रहा हूँ, प्रेशर ग्रुप, यही जो है गेट कीपर्स का काम करते हैं। और आप देखें, बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को क्रिटिसाइज करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए जेस मिल कहते हैं कि संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। better to be Socrates dissatisfied than a pig satisfied। ठीक है, ये जेस मिल का कॉन्सेप्ट है। और इनकोडिंग डिकोडिंग जो है, आप देखें, जो कार्ल डायस की जो कम्युनिकेशन थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगेन आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं और इनको आपको मैच करना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से मैच कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे ईयर बाय ईयर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, कठिनाई का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने जो है टोटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सर सैयद अहमद की बात करें हम, तो इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी नाम की पत्रिका को निकाला था। केसरी और मराठा 2 पत्रिकाएं थी, 2 न्यूज़पेपर थे, जिसको जो है बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान। तो केसरी को इन्होंने मराठी भाषा में किया था, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट के एग्जाम में। और मराठा को जो है उन्होंने इंग्लिश भाषा में लॉन्च किया था, मतलब पब्लिश किया था। और आप देखते हैं कि यंग इंडिया जो पत्रिका थी, इसको जो है महात्मा गांधी ने, उसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे आप देखें, अगेन आपको कुछ एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे आपको मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी जो घटना है वो किस थिंगर से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, ए प्ली फॉर द ऑथर ऑफ द बुक ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये जो बुक है ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। और सावरकर की अगर बात करें हम, सावरकर ने जो है, सावरकर का ये एक स्टेटमेंट है, हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुइज्म, मतलब समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सावरकर का है। और आप देखते हैं कि सावरकर जो है, वीर सावरकर, ये जो इनका बहुत बड़ा रोल है हिंदुत्व पॉलिटिक्स को प्रमोट करने में। और इसके बाद हम देखते हैं, अगर बात करें एम.एन. रॉय की बात करें, तो एम.एन. रॉय जो है, उनका जो संबंध है वो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से है। हालांकि जिस वक्त ये केस चलाया जा रहा होता है उस वक्त एम.एन. रॉय इंडिया में नहीं होते, इसलिए उनको कन्विक्ट नहीं ठहराया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये केस में उनको नामजद किया जाता है। और लोटस एंड डैगर्स की बात करें हम यहाँ पे, तो अरविंदो घोष जब इंग्लैंड में थे अपनी पढ़ाई के दौरान, तो वहाँ पे एक संस्था थी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी लोटस एंड डैगर्स नाम की। तो उसमें उससे जो है ये जुड़े हुए थे। और ये जो संस्था थी, ये संस्था मिलिटेंट नेशनलिज्म में बिलीव कर रखती थी, मिलिटेंट नेशनलिज्म में, उग्रवादी, राष्ट्रवादी, उग्रवादी कह सकते हैं कि उग्र, एकदम मिलिटेंट राष्ट्रवाद में, उस जो है उग्र राष्ट्रवाद में जो है बिलीव करती थी। तो इस तरह से आप देखें, वैसे देखिए
किताबें तो कई लिखी हैं जयप्रकाश नारायण ने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और मैं मल्टीपल बुक्स को स्टडी कर रहा था, जिसमें उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी कहीं-कहीं कुछ-कुछ किताबों में गलत लिखते हैं। मैंने आज कम से कम 7 से 8 किताबों को जो है कंपैरेटिव स्टडी किया है, और उसके बाद मैंने उसमें ये मतलब एक लिस्ट प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, ताकि जो है एग्जैक्टली आप ये देख सकें, समझ सकें कि कौन सी पर्टिकुलर बुक जो है किस ईयर में पब्लिश हुई है। आप जानते हैं कि नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं से हो या ना हो, क्वेश्चन कहीं से हो या ना हो, लेकिन बुक से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जयप्रकाश नारायण ने जितनी भी किताबें लिखी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैंने उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया है आप सभी के लिए, ताकि आप लोग जो है उसको मेमोराइज कर सकें। और आप नेट के एग्ज़ाम को देखें, अगर कहीं से क्वेश्चन हो या ना हो, बुक्स किताबों से क्वेश्चन होते हैं। नेट के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सीधा संबंध किताबों से होता है। वो सीधा उसमें या तो किताबों की ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछ लिए जाएंगे, या फिर जो है किस पर्टिकुलर डेट में कब कौन सी बुक पब्लिश हुई उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट बनाया है जयप्रकाश नारायण का, जिसमें उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बात करें जैसे कि वाई सोशलिज्म जो उनकी बुक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, और ये सबसे पहली बुक है जयप्रकाश नारायण की। और इसके अलावा आप देखें, अभी इसकी बात अभी हम कर रहे थे, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो है इसको नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। ये बुक 1959 में पब्लिश हुई थी। और उसके अलावा आप देखें, प्रिजन डायरी करके एक बुक है, प्रिजन डायरी 1975 में जेल में रहने के दौरान इमरजेंसी में इसको लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। तो ये सारी किताबें हैं। अब 2 पार्ट में मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें। इसको पॉज़ करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल मैंने इस लिस्ट में 16 किताबों को इंक्लूड किया है। तो आप चाहें तो 2 पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज़ करके जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हैं। इसे पूछा गया है दिसंबर 2014 में। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण का जो दलविहीन लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसका कौन सा लक्षण नहीं है। यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, आप देखें। अपनी बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसके बारे में भी बात हो रही थी, अभी हमने देखा यहाँ पे इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसी बुक के अंदर जयप्रकाश नारायण जो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी के आइडिया को जो है वो सपोर्ट करते हैं। हालांकि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का आइडिया कोई ओरिजिनल जयप्रकाश नारायण का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। इस आइडिया को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पॉलिटी में या इंडियन पॉलिटिक्स में? एम.एन. रॉय ने। सबसे पहले अगर किसी लीडर ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट किया या इंट्रोड्यूस किया इंडियन पॉलिटिकल थॉट में या सिस्टम में, तो वो एम.एन. रॉय थे। और आप जानते हैं एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी, और संविधान को लेकर के भी जो उन्होंने मांग की थी, वो अलग बात है, इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और अपनी बुक ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी में जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी के आइडिया को, दल विहीन लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को जो है वो उसका समर्थन करते हैं। और वो कहते हैं कि वर्तमान जो संसदीय शासन प्रणाली है, या जो जो पॉलिटिक्स है, जिसमें आप देखें इलेक्शन होता है और पार्टियां आपस में कम्पीट करती हैं, ये क्या है कि इसके ज़रिए से क्या कि पावर का कंसंट्रेशन होता है। इसीलिए वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, और वो शक्ति के वितरण की बात करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं वो। और वो बात करते हैं क्या? कांस्टेंट वॉच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्टिंग बॉडीज। मतलब जो संस्थाएं या जो निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट कॉलेज जो है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, उसके ऊपर क्या करे वो, उसको उस पर कांस्टेंट वॉच करे, उसकी निगरानी करें।
और इवन आप देखें जयप्रकाश नारायण राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर पॉलिटिशियन जिस पर्पज के लिए उनको इलेक्ट किया गया है, अगर वो जनता की मांगों को ठीक तरीके से काम नहीं उठाते हैं और वो जनहित में काम नहीं करते हैं, तो लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशियों को, जिनको इलेक्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में भेजा, उनको वापस बुला लें। और ये मैक्सिमम प्रोपेगेंडा जो है, ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो आमतौर पे देखें जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो उसका, या प्रेसिडेंशियल हो, संसदीय हो या अध्यक्षीय हो, उसमें अब आप देखें बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार होते हैं। और वैसे भी अभी देखें लोकसभा के चुनाव पर सामने करीब आ गए हैं, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पे जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। और इवन आप देखें सरकारें अपनी पॉलिसीज, मतलब क्या क्या उन्होंने काम किया, उसी को बताने के लिए इतने बड़े पैमाने पे वो प्रचार करती हैं कि करोड़ों रुपए जो है उस प्रचार में लग जाते हैं कि हाँ हमने ये इस काम को किया है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो प्रोपेगेंडा है, ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। और क्या है कि कंपैरेटिव लेस एक्सपेंसिव इलेक्शन है। जब चूंकि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसमें क्या है कि ये क्या कि ग्रास रूट लेवल से जो है पॉलिटिक्स को एक्सपैंड करने की बात की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्राम की बात करें, फिर ग्राम से फिर आप देखें ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक की बात करें, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर आप देखते हैं आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, और फिर आप नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो क्या है कि जो है इन्हीं ये मतलब क्या कि जैसे कि ग्राम सभा के लोगों ने ग्राम पंचायत के लोगों को इलेक्ट किया, फिर ग्राम फिर ब्लॉक के लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इलेक्शन जो हो रहे हैं उसको किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, और फाइनली जो है स्टेट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेशनल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्ट करें। फाइनली क्या कि वो पूरी इस व्यवस्था को जो एक गांव से शुरू होती है और नेशनल लेवल पे जाके पहुंचती है, इसको एक तरह से रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, एक तरह से उसको एक फ्रेमवर्क में एक फ्रेम में लाना चाहते हैं। इससे क्या कि जो कैंडिडेट्स हैं उसकी उनकी जो जिम्मेदारी है वो बनी रहे, और अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं तो उनको जो है वापस बुलाया जा सके। और वैसे भी जब इतने स्तरों पर एक कैंडिडेट का नाम के लिए अप्रूवल मिलेगा, सपोज कि देखिए ग्राम सभा से शुरू हो और कोई प्रक्रिया शुरू होगी और नेशनल लेवल तक जाएगी, तो आप आमतौर पे आप देखें कि जिसका भी नाम पहुंचेगा एक आम सहमति के बाद पहुंचेगा। आप देखें जो पार्टियां होती हैं वो कैसे किसी कैंडिडेट को जो है, कहीं का कैंडिडेट होता है उसको कहीं से इलेक्शन के लिए खड़ा कर देती हैं। मतलब क्या कि जनता की राय ली ही नहीं जाती है। हम और आप लोग हैं वो ये तय ही नहीं करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए कौन सा प्रत्याशी, पता चला कि कोई वेस्ट बंगाल का या फिर कोई गुजरात का या फिर कोई मध्य प्रदेश का कैंडिडेट है वो यहाँ करके लड़ रहा है। तो इससे क्या है कि जब आम सहमति के माध्यम से पार्टी आम सहमति के माध्यम से जब ये तय होगा कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से इलेक्ट होगा, तो फिर ये चुनाव इतना खर्चीला होगा ही, क्योंकि फिर उसमें जो है इतना बड़े पैमाने पर प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस मेंबर का नाम गया है इलेक्शन मतलब लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए सॉरी, वो आम सहमति के माध्यम से गया है। तो चूंकि बड़े लेवल पे इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए जो इलेक्शन है ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पूछा जा रहा है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा को, और हिंदी में क्या लिखा है कि जयप्रकाश नारायण की जीवनी को, आत्मकथा को किसने लिखा है। हालांकि देखिए जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसका ये गलत है, ये आत्मकथा ना होकर के जीवनी होनी चाहिए। कैसे? वो ऐसे कि देखिए जीवनी को हम बायोग्राफी बोलते हैं और ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा बोलते हैं। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है तो पहली बात तो वो गलत है। आंसर की बात करें तो इसमें राम वृक्ष बेनपुरी जो है
इन्होंने जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी को लिखा था। और 1934 में जो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके ये मेंबर थे, एक प्रभावशाली नेता थे और बहुत करीबी थे। तो ये आत्मकथा जो है, ये तो ट्रांसलेशन गलत है। आत्मकथा की केस में तो लोग, आत्मकथा का मतलब क्या कि अपनी खुद की जीवनी, मतलब आत्मकथा में देखिए जो बेसिकली अंतर होता है वो लेखक का होता है। आत्मकथा में व्यक्ति खुद लिखता है अपनी आत्मकथा को, और जीवनी तो कोई भी लिख सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो रामवृक्ष मैनपुरी होंगे, जो बहुत करीबी थे जयप्रकाश नारायण के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज जयप्रकाश नारायण अवॉर्डेड भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अवार्ड कब मिला? तो जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न अवार्ड है वो 1999 में मिला, 1999 में मिला। और उनको जो है 1965 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। आप देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड की हम बात करें, बहुत ही पॉपुलर अवार्ड है वो। और आप देखिए रवीश कुमार को एनडीटीवी में जो है, जो पहले थे, अभी तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। तो आप देखिए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ कि सॉरी 1999 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन आप यहाँ भी देख सकते हैं विकिपीडिया पे कि 1999 में जो है उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, वो भी कब? पोस्टह्यूमसली, उनकी मृत्यु के उपरांत। आप देखते हैं कि 1979 में जयप्रकाश नारायण की जो है मृत्यु हो जाती है, और उनको उनके मरणोपरांत उनको जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है। और भारत रत्न अवार्ड आप जानते हैं कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और 1965 में उनको मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, अगेन आपको कुछ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक लिस्ट में आपको थिंकर्स के नाम दिए गए, लिस्ट 2 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बात की गई है, आपको मैच करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण ने जो बुक लिखी था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, सॉरी एक मिनट, जयप्रकाश नारायण ने जो बुक लिखी है उसका नाम है वाई सोशलिज्म। इसको उन्होंने 1936 में लिखा था। और साल टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसको राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। राम मनोहर लोहिया ने जिस विषय पे अपनी डॉक्टरल थीसिस को लिखा था उसका नाम था साल टैक्सेशन इन इंडिया। ठीक है, इसको आप नोट करके रखिएगा कि ये राम मनोहर लोहिया की ये जो है ये पीएचडी थीसिस थी। और हम बात करें मोहम्मद इकबाल की बात करें तो उन्होंने इस बुक को लिखा था, उसका नाम है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और बर्नी के बारे में आप जानते हैं, जियाउद्दीन बर्नी की अगर हम बात करें तो फतवा जहांदारी जो है उन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। जयप्रकाश नारायण ने कौन कौन सी पार्टियां इस्टेब्लिश की हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप 4 पार्टियों के नाम दिए गए हैं, भूदान आंदोलन पार्टी, डेमोक्रेटिक, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो इसमें 4 पार्टीज हैं, 4 पार्टीज में से 2 पार्टियां, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें और कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, इसको जो है जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। 1934 में कांग्रेस के अंदर ही, मतलब आपको मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण एक गांधीवादी नेता हैं, और उन्होंने महात्मा गांधी के चलाए गए तीनों आंदोलनों में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। और 1934 में जो है उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, और ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस से हटके कोई पार्टी थी, ये पार्टी कांग्रेस के अंदर ही का एक गुट था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसके अलावा आप देखते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात करें यहाँ पे तो इसको 1952 में बनाया गया था।
एक्चुअली ये जो पार्टी थी एक मर्जर के थ्रू से बनी थी, मतलब 2 पार्टियों को मिला करके एक पार्टी बनी थी। वो कौन-कौन सी पार्टियाँ थी? एक पार्टी थी जिसका नाम था मज़दूर प्रजा पार्टी, जिसको वो लीड कर रहे थे जेबी कृपलानी, और दूसरी तरफ थी जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इन दोनों को मिला करके 1952 में एक नई पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसको हिंदी में प्रसोपा भी बोलते हैं, प्रसोपा बोलते हैं। ठीक, तो इसको नोट करके रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, ये जो क्वेश्चन है ये जयप्रकाश नारायण का जो टोटल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, संपूर्ण क्रांति का जो उनकी जो अवधारणा है उससे संबंधित है। जयप्रकाश नारायण ने ये जो टोटल रिवॉल्यूशन है इस मूवमेंट को लॉन्च क्यों किया था? इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन आम हो गया था। इवन आप देखें कि इंदिरा गांधी ने भी जो है अपने इलेक्शन को गलत तरीके से, अवैध तरीके से जीता था, और बाद में हम देखते हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर देती है तो उसके बाद फिर क्या है कि वो देश में इमरजेंसी को इम्पोज कर देती हैं। और जब ये आंदोलन लॉन्च किया जाता है 5 जून को 1974 में, तो उस वक्त में आपने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनी होगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस तरह की कविताएं पढ़ी गई थी, उत्साहवर्धक, जो कह सकते रिवॉल्यूशनरी पोएम्स पढ़ी गई थी। जैसे कि अभी आप बीच में देखें, कुछ दिन पहले आप देखें दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो हम देखेंगे लाजिम है, हम भी देखेंगे, इस तरह के कि जो है रिवॉल्यूशनरी जो पोएम्स है पढ़ी जाती थी। तो ठीक उस तरह से जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो की जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता थी उसको पढ़ा था। और आप देखें कि बड़े पैमाने पर जो है उसका प्रभाव पड़ा। और फाइनली 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्पोज किया, और इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जितने भी अपोजिशन वाले जो लीडर थे उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन? जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इट कैन बी ट्रेस्ड टू हिज नोट ऑन टोटल रिवॉल्यूशन इन हिज बुक प्रिजन डायरी। अच्छा देखिए, जयप्रकाश नारायण ने को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो उसी दौरान जो है इन्होंने 1975 में प्रिजन डायरी नाम की बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने सारी घटनाओं को रिकॉर्ड किया था जो उस समय हो रही थी 1975 में इमरजेंसी के दौरान। और ये अगर हम बात करें, बेसिकली इस क्वेश्चन में टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो टोटल रिवॉल्यूशन के इस तरह के मूवमेंट को लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये था, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इट कैन बी ट्रेस्ड टू द क्रम्बलिंग इंडियन पॉलिटी अंडर द बर्डन ऑफ करप्शन, द राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि इससे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो पीरियड था 1975 से लेकर के 1977 का, फिर आप 1971 की से आप देखें 1977 तक का ये जो पीरियड है, इसमें बहुत ही भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव हुए हैं, और पूरी राजनीति जो है भ्रष्ट हो गई थी। अब बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री ही भ्रष्टाचार करके अपने इलेक्शन को जीता हो तो और लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो इससे फिर क्या कि भारतीय राजनीति में क्या है कि एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आप देखते हैं कि देश में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया था। और देखिए, और चूंकि जयप्रकाश नारायण क्या कि इंडियन पॉलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं एक नए तरीके से, नैतिक आधार पर। जैसे कि आप देखें कि महात्मा गांधी भी जो है साध्य और साधनों की पवित्रता की बात करते हैं, और जयप्रकाश नारायण भी एक गांधीयन थिंकर हैं। जयप्रकाश नारायण जो हैं, जेपी की हम बात करें तो जेपी
जो है वो भी गांधीयन थिंकर हैं, वो गांधीयन फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, वो भी पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में यकीन रखते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। और हम देखते हैं कि जिस जिस नैतिक पतन से भारतीय समाज उस वक्त गुजर रहा था, उसको दूर करने के लिए और एक तरह से डेमोक्रेसी को फिर से नैतिक आधार पर स्थापित करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति मूवमेंट को जो है लॉन्च किया। और फिर आप देखिए, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड ऑन हिज सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। कभी भी जयप्रकाश नारायण जो है सेंट्रलाइजेशन की बात करते ही नहीं है, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज की बात करते हैं, वो सर्वोदय की बात करते हैं, वो पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो फिर वो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कैसे कर सकते हैं, वो राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, हिज सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विकल्प सही हैं, ए बी, तो ए बी सी सही है। मतलब अगर आप हम देखें, जो जड़ें हैं इस आंदोलन की, संपूर्ण क्रांति की, वो इन सारी चीज़ों में है, उन किताबों में उसका विवरण है। जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है अपने गर्त में चली गई थी, जब भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, करप्शन अपने पीक पे था और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था, तो उस वक्त जो है जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को 5 जून 1974 को जो है लॉन्च किया था। और कभी भी वो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, राजनीतिक शक्ति के वो केंद्रीकरण के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ए बी सी ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि प्रिजन डायरी और प्रिजन नोट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि प्रिजन डायरी जो बुक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जेपी ने। और प्रिजन नोट्स जो बुक है, इसको एंटोनियो ग्रामसी ने लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग प्लीज़। और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, एक एग्जामिनेशन में दोनों विकल्प दे दिया गया था, प्रिजन डायरी और प्रिजन नोट्स। तो बहुत लोगों ने जो है प्रिजन नोट्स पे टिक कर दिया था, जबकि जेपी ने जो किताब लिखी है वो प्रिजन डायरी है और ग्रामसी ने जो बुक लिखी है वो प्रिजन नोट्स है। नाम चूंकि मिलते जुलते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह देखिए 1936 में जयप्रकाश नारायण ने, अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो 1936 में जेपी ने क्या एक बुक लिखी थी, वाई सोशलिज्म। सेम इसी टाइटल से अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जो है, जो वैज्ञानिक है, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञान के विद्वान हैं वो, उन्होंने 1949 में वाई सोशलिज्म के नाम से एक किताब लिखी थी। और इसमें जो है पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे पूंजीवादी जो लोग होते हैं वो कैसे मीडिया को कैप्चर कर लेते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग और फेयर पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाता है। जो लोक मत है, पब्लिक ओपिनियन है, वो नहीं बन पाता है। और इस तरह से जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो जनता के हितों की अनदेखी करता है और जनता का शोषण करता है। और आर्ट ऑफ वार की बात करें, आर्ट ऑफ वार भी नेट के एग्जामिनेशन में दोनों किताबों को पूछा गया था। इसी तरह आर्ट ऑफ वार जो बुक है मैकियावली की, और सेम टाइटल से एक चाइनीज थिंकर है सुनजू, उन्होंने भी आर्ट ऑफ वॉर लिखा है। तो आप सबसे पहले आप ये देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो सेम नाम से किताबें हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन देखने के बाद ही आप तय करें। और वैसे भी आप देखें, जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या उसमें लिखा था कि सही विकल्प का चयन करिए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसका आपको चयन करना है। तो ये कुछ बारीकियां थी प्रेजेंट डायरी, प्रेजेंट नोट्स को मैंने बताया, वाई सोशलिज्म या वाई सोशलिज्म के नाम से जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, जिससे पूछा गया है 2022 में पूछा गया है यूजीसी एग्जामिनेशन में शिफ्ट 1 में। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से असत्य हैं, इनकरेक्ट हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, जैसे मैंने आपको क्या बताया क्लास के शुरू में कि जयप्रकाश नारायण एक सर्वोदयी नेता है। वो सर्वोदय के विचार में यकीन रखते हैं, वो समाज के हर एक वर्ग के उत्थान के बारे में बात करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। और मैंने आपको ये भी बताया कि वो विलेज के
रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और उसमें वो पंचायती राज व्यवस्था को एक राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के तौर पे वन ऑफ द ऐसे एक कंपोनेंट एज ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे जो है वो गांव को देखते हैं। तो क्या है कि वो क्या, और एक साथ ही साथ क्या कि वो कोऑपरेटिव सामूहिक खेती में कोऑपरेटिव फॉर्म में यकीन रखते हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आप देखें गांधी का जो सर्वोदय, देखिए ये सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे विलेज पंचायत का एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें आप देखें बेसिकली ये जो विलेज को रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कैसे एक आत्मनिर्भर, ठीक है ना, कैसे आत्मनिर्भर, कैसे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कम्युनिटी की स्थापना हो सके। तो इसके लिए जो है जयप्रकाश नारायण, इवन गांधी भी जो है कोऑपरेटिव फॉर्म्स की वकालत करते हैं कि सामूहिक खेती। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख गए साफ साफ तौर पे कि ये करेक्ट है। और आप देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर एलिमिनेशन मेथड के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आप जो है सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि ऑप्शन बी और ई यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं हो सकते। तो जहाँ जहाँ पे बी और ई, जहाँ पे बी और ई ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप छठवीं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ पे ई है। बचा कौन? सी एंड डी। थोड़ा सा और इसको और इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जयप्रकाश नारायण बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, बात करते हैं, वो बात करते हैं ही बिलीव्ड इन द गारंटी ऑफ फुल इंडिविजुअल एंड सिविल लिबर्टी। वो नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी के विषय में बात करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये जो इसमें से दो जो स्टेटमेंट आपके बच रहे हैं, ही इज ए ट्रू नेशनलिस्ट, ए ट्रू नेशनलिस्ट डिजायर टू बिल्ड ओल्ड फाउंडेशन। आमतौर पर देखिए जो राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर होता है, वो परिवर्तन की बात करता है। वो ये बात नहीं करता कि जो पुरानी संस्थाएं हैं वैसे की वैसे बनी रहे, बल्कि क्या कि उन सारी संस्थाओं को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है जिसके जरिए से लोक कल्याण हो सके। तो कभी भी एक जो राष्ट्रवादी नेता है, एक ट्रू नेशनलिस्ट है, वो कभी भी प्राचीन चीज़ों को प्राचीनता के आधार पर किसी भी संस्था की या किसी भी न्यास की स्थापना की बात नहीं करेगा। वो कंजर्वेटिव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे सिस्टम को ही जो है वो प्राचीन मूल्यों पर बनाए। और बात करें क्या लिखा है कि ही रिगार्डेड द स्वराज व्हाट ही रिगार्डेड दैट स्वराज वाज नॉट ओनली ए राइट बट ए धर्म। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिकल फिलॉसफी से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी नहीं देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण स्वराज को और धर्म को इंटर रिलेट करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा इसमें देखें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो आप देखें यहाँ पे टोटल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है? आर नॉट, इसी नॉट पे आपको फोकस करना है, संबंधित नहीं है। और यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं बी सी डी सी डी ए बी सी डी ए बी। अब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की बात करें तो 1893 में आप जानते हैं अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद होती है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होती है अमेरिका में। और यहाँ पे कौन बोलने के लिए आता है? यहाँ पे बोलने के लिए अगर बात, स्वामी विवेकानंद जो है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। और इसके बाद देखें ये जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की बात करें हम तो 1893 में 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को 1893 में गणेश उत्सव को और 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव को जो है शिवाजी उत्सव को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था?
इसके माध्यम से वो इंडियन मासेस को मोबिलाइज करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर जो है चेतना का विकास हो, ताकि उनको संगठित किया जा सके। और शुद्धि आंदोलन को जो है किसने स्टार्ट किया था? 1920 के दशक में हम देखते हैं किसने लॉन्च किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इस मूवमेंट को लॉन्च किया था, इस आंदोलन को। और बेसिकली ये जो मूवमेंट था शुद्धि आंदोलन, इसका उद्देश्य था कि जो लोग कालांतर में किसी कारण से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को या फिर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, वो वापस जो है हिंदू धर्म में आ जाए। तो इसी उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही मूवमेंट जो टोटल रिवॉल्यूशन जो है वो जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, बाकी और कोई भी जो मूवमेंट है वो नहीं। तो BCD अगर बात करें, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। ये सारे मूवमेंट जो है जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे अगेन हम देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के बारे में बात हो रही है कि जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राज्य व्यवस्था को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो बातें या जो योजना प्रस्तुत की है, जो अवधारणा प्रस्तुत की है, उसके बारे में क्या क्या सही है। तो क्या है कि ही वांटेड टू रिवाइव फ्रॉम बिलो, बिल्कुल नीचे से जो है वो स्वराज को बिल्कुल नीचे से रिवाइव करना चाहते थे। वो चाहते हैं क्या कि नेशनल लेवल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकसभा है, तो हमारे रीजन से, हमारे संसदीय क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति इस यहाँ पे इलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हर यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ठीक है, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, विलेज स्तर पे, ग्राम स्तर पे, इन सारे स्तर पे जो है अनुशंसा हो, उसकी रिकमेंडेशन उस प्रत्याशी। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राजनेता को हमारे ऊपर आरोप कर दे, इम्पोज कर दे, ला करके हमारे ऊपर छोप दे, ठीक है। तो वो नीचे से स्वराज को जो है रिवाइव करना चाहते हैं। उसके लिए जो है वो गांव को जो है आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। फिर क्या है, उन्होंने क्या फर्दर आप देखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द ग्राम पंचायत। राजनीतिक संगठन की जो मूलभूत इकाई कौन सी होगी? ग्राम पंचायत होगी। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए दो संस्थाएं होती हैं, एक होती है ग्राम सभा होती है, एक ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा में की अगर बात करें, जैसे कि एक गांव है, एक बड़ा सा गांव है, जैसे मान लीजिए कि 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 लोगों में से सपोज कि मान लीजिए कि एक ग्राम सभा, इसमें 1000 लोग रहते हैं मान लीजिए, और इन सभी लोगों का गांव में जो रहने वाले लोग हैं, सपोज कि इसमें से 900 लोग जो है, 900 जो लोग हैं उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड है। तो सही मायने में जो ग्राम सभा है वो इन्हीं लोगों से मिलकर करके बन रही है। इन्हीं लोगों से, जो ये 9000 जो लोग हैं एक गांव के 900 जो लोग हैं जो गांव के अंदर हैं, इनसे मिलकर के ये गांव बन रहा है। तो ग्राम सभा के ये मेंबर होते हैं, और ग्राम सभा के जो मेंबर हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों का इलेक्शन करते हैं। और ग्राम पंचायत एक तरह से क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ग्राम सभा को आप पार्लियामेंट समझ लीजिए और इसको एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए। यहाँ से जो लोग इलेक्ट होते हैं, फिर इसी ग्राम सभा के वेलफेयर के लिए, यहाँ पे इसी गांव के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखा कि ग्राम सभा वुड एक्ट एज द बेसिस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जो ग्राम सभा है वो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के आधार के रूप में कार्य करेगी। सही बात है। यहाँ पे ग्राम सभा जो है हर एक लेवल पे जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होंगे, चाहे वो लोकसभा के लिए होंगे, चाहे स्टेट लेवल पे विधानसभा के लिए होंगे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी होंगे चेयरमैन पार्षद जो भी होंगे, या ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक प्रमुख होंगे, या ग्राम स्तर पे जो ग्राम प्रधान होंगे, हर एक स्तर पे क्या करेगी वो अनुशंसा करेगी, रिकमेंडेशन करेगी और इलेक्ट करेगी इन लोगों को। और फिर यहाँ पे फाइनली क्या है, दिस वुड ऑल्सो इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनिक लिंक ऑलमोस्ट द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द पंचायती राज। और इससे क्या होगा कि पंचायती राज के जितने भी यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या है कि एक तरह से एक ऑर्गेनिक लिंक स्थापित होगा, एक तालमेल स्थापित होगा। जैसे कि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके जरिए से पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 3 स्तर पे, 3 टियर पे जो है हम देखते हैं कि ये व्यवस्था काम करती है। पहले क्या कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर जो है हम देखें पंचायती राज की अगर हम बात करें, ये जो इकाइयाँ हैं जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इनके तीनों बीच में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन होगा। जब हर एक लेवल पे अप्रूवल होगा नीचे से, तो इससे क्या होगा, ये पंचायती राज की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, पंचायती समिति हो या ग्राम पंचायत हो, सबके बीच में जो है एक ऑर्गेनिक लिंक डेवलप होगा, एक तालमेल स्थापित होगा, एक हारमोनी हारमोनी स्टैब्लिश होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसको इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करें, दिसंबर 2023 में पूछा गया है। अगेन आप यहाँ पे देखें, किताबों के नाम दिए गए हैं। ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में जो है इसको लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की बात करें, इसको महात्मा गांधी ने लिखा है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके, 1947 में महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। और फिर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करें, इसको सावरकर ने लिखा है 1909 में। और इसी तरह मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म को लिखा है। यहाँ पे आप देखें मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो इसको राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। ठीक है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। एक्चुअली देखिए ये जो थोड़ा सा टाइटल है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ऐसे ही करके कई किताबें हैं जिसमें कुछ और थिंकर को, कभी सर्वोदय एंड सोशलिज्म को इंक्लूड किया गया है। तो थोड़ा सा इसमें बारीकी, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने ए को मैच किया किससे, 4th से, ठीक है ना, बी को मैच किया 3rd से, सी को मैच किया 1st से, और डी को मैच किया हमने 2nd से। हमने डी को मैच किया 2nd से, राइट, ए को मैच किया 4th से। तो ऑप्शन जो 2nd है यहाँ पे, ए को 4th से एंड डी को 2nd से, तो ऑप्शन जो 2nd है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सेशन था यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, और आने वाली क्लास में हम राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।